तनेजा जी के पास चलते हैं। तनेजा जी, 2 दिन पहले हम लोगों ने जब बातचीत की थी तो क्रूड काफ़ी सॉफ्ट था और उसके अलग अलग रीजन्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि यूएस इलेक्शन है और बहुत ज़्यादा सप्लाई है, चीन में डिमांड कम हो रही है, लेकिन अचानक से $2-3 का राइज आया है और वो इस्माइल हैनिया की डेथ के बाद थोड़ा टेंशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्या आपको संभावना लग रही है खाड़ी देशों में जो तनाव बढ़ा है इसकी वजह से क्रूड में, और क्या असर हो सकता है और क्या ये टेंशन और बढ़ सकती है? क्या अलग अलग जो खबरें चल रही हैं? देखिए, जो बिल्कुल आपने सही एनालाइज किया है, अभी जो क्रूड की कीमत बढ़ी है उसकी कोई और वजह है नहीं। डिमांड सप्लाई सब कुछ ठीक है, बाकी जगह ठीक है, यूक्रेन की स्थिति ठीक है। अभी ये सीधा सीधा जिस हिसाब से इजराइल ने एक तरफ तो हिजबुल्लाह के ऊपर और दूसरी तरफ तेहरान में जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से जो है तेल का बाजार ये मान के चल रहा है कि ये अब एस्केलेट होने वाला है। उनको ऐसा लगता है इजराइल जो है वो अमेरिका की सुन नहीं रहा है और जो पीस टॉक हो रही हैं, जो ट्रूस शांति कराने की कोशिश है, उसको बहुत बड़ा सेटबैक है। क्योंकि जो निशाने पे तेहरान में इनको मारा गया है वो तो उसी पीस टॉक में वो शामिल थे। तो अब दूसरी तरफ उनको इस बात का डर है, ईरान भी तेल का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है और खासतौर से जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, चाहे उस पर सैंक्शंस लगी हुई हैं, लेकिन उसका तेल बाजार में आता है और सप्लाई साइड में उसकी बड़ी भूमिका है, खासतौर से चीन जैसे देशों को। अब चूंकि ईरान ये मान रहा है कि उसके ऊपर हमला हुआ है, तो राजधानी में उसमें हमला हुआ है, तो ईरान ने स्पष्ट किया है कि वो इसका जवाब देगा। अब क्या जवाब देगा, इसको लेके बाजार में चिंता है। हिजबुल्लाह जो है वो पूरी तरीके से ईरान पर निर्भर है, वो भी एक तरीके से उन्हीं की सपोर्टेड आउटफिट है, उस पर भी कल हमला हुआ है, तो वो जाहिर है वहां से भी जवाब होगा। और तीसरी तरफ जो हमास जो अंदर है वहां से भी कुछ ना कुछ हरकत होगी। तो इसलिए तेल बाजार ये मान के चल रहा है कि बहुत बड़ा एस्केलेशन या होगा या नहीं होगा अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो कल पिछले 48 घंटे के अंदर हुआ है वो उससे ये तो तय है कि आने वाले जो सप्ताह हैं उसमें वहां बहुत बड़ी मिलिट्री हरकत होने वाली है, जियोपॉलिटिकल हलचल आने वाली है और हो सकता है कि जो सप्लाई है कहीं ना कहीं वो भी उसके शिकंजे में आ जाए। क्योंकि जब युद्ध होने लगता है, स्थिति का बेकाबू होती है, तो सबसे पहले टारगेट किया जाता है तेल सप्लाई रूट्स को। क्या ऐसा होगा नहीं होगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ईरान जवाब देगा ये तो तय है, हिजबुल्लाह जवाब देगा ये भी तय है, और इजराइल भी चुप नहीं बैठेगा ये भी तय है। अब प्रेशर्स बहुत हाई हैं, टेम्परेचर बहुत हाई है, कहीं भी वो जा सकता है। बहुत लोग मान रहे हैं कि एस्केलेशन होगा। भारत ने भी जो अपनी चिंता इस बात को लेकर के दिखाई है और कहीं ना कहीं भारत भी उसकी हिसाब से तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी होगा क्या कहना मुश्किल है। लेकिन इतना जब तक ये एस्केलेशन होता है, ये तनाव बना रहता है, जो तेल की कीमतें हैं वो थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगी। ये जो बात थी कि डिमांड सप्लाई फंडामेंटल से 75 की तरफ जाना चाहिए, फिलहाल वो थम गया है और अभी जो है वहां का तापमान कैसा रहता है वही तापमान आपको तेल की कीमतों में दिखेगा। बताइए, क्या ईरान इतने बड़े एस्केलेशन का रिस्क लेगा क्या? देखिए, ईरान के सामने समस्या क्या है कि ईरान के घर में घुस के, अंदर घुस के, उनका मेहमान, वो मेहमान जो इसलिए आया हुआ था कि राष्ट्रपति पद की शपथ दी गई थी, उसके लिए वो हमास का मुख्य प्रतिनिधि था। और तेहरान का जो नॉर्थ तेहरान है वो वहां का सबसे पॉश इलाका है, जैसे आपके बम्बई के अंदर नरीमन पॉइंट हो या कफ परेड हो, ऐसे इलाके में उनकी राजधानी में, और राजधानी के उस इलाके में घुस के जहां उनके सारे लीडरशिप रहती है, सारे धनाढ़ लोग रहते हैं, पावरफुल रहते हैं, उसके अंदर घुस के मार देना और उसको इस तरह से मार देना कि ईरान, ये उनके लिए बड़ी शर्मनाक घटना। ईरान जो है दे आर वेरी प्राउड पीपल, पुराना एक बहुत बड़ा एम्पायर होता था, वो लोग हैं ये, तो उनको लगता है उनकी अस्मिता पे हमला हो गया है और अगर वो उसका बदला नहीं लेते, बाहर वाले क्या सोचेंगे उसकी चिंता नहीं है, ईरान के लोग क्या सोचेंगे उस सरकार के बारे में जो नई नई सत्ता में आई, वो राष्ट्रपति जो नए नए चुने गए हैं। तो ईरान बदला तो लेगा, उसके कहेगा। अब वो बदले का स्वरूप क्या होगा, वो कितना बड़ा होगा, कितना खतरनाक होगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन बदला तो लेगा। और हिजबुल्लाह जिसको पूरी सपोर्ट ईरान की ही है लेबनान के अंदर, वो भी बदला लेगा क्योंकि उनके भी बड़े ठिकानों पे हमला हुआ है। इसलिए आने वाले जो दिन है, मैंने कहा वह राजनीतिक जियोपॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत ऊपर जाने वाला है, उसी अनुपात में वो आपको तेल की कीमतों में दिख सकता है। जी, तो तनेजा जी, अगर इसको 50-50 के स्केल पर रखें तो $100 की तरफ क्रूड जाने का रिस्क काफी बढ़ गया है। नहीं, $100 तो अगर जो है जो बदला लिए जाता है और वो बदले को ईरान कैसे रिस्पॉन्ड करता है, अमेरिका की वो कितना सुनता है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर इजराइल ये लेके चलता है कि भाई ठीक है हमने भी किया था, इन्होंने कर दिया थोड़ा, अगर यही बात यहाँ खत्म हो जाती है, क्योंकि अमेरिका का दबाव इस तरीके का होता है, क्योंकि वहाँ चुनाव का वर्ष है,
और बाइडेन साहब विदेश पॉलिसी उनका पहली मोहब्बत उनकी विदेश नीति है। तो इसलिए जो है सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। तो अभी 100 की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन इतना यह है कि आने वाले चंद दिनों में ये दिखेगा 2-4 हफ्तों में कि टेम्परेचर कितना राइज होता है। मुझे लगता है कि टेम्परेचर जो बढ़ गया है उसको अमेरिका एक सीमा से आगे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन खाली अमेरिका नहीं है, कतार भी है, सऊदी अरब है, और इन सब का काफी प्रभाव है हमास के ऊपर भी, आसपास भी। तो सब कुछ देखना, और ईरान जो है वो स्थिति बेकाबू हो जाए वो नहीं चाहता। जो नए राष्ट्रपति वहां बने हैं वो ये चाहते हैं कि कुल मिलाकर के पूरी दुनिया से जो उनके संबंध टूट गए उनको दोबारा रिपेयर करा जाए, ये वापस आना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम होना चाहिए, उनका एजेंडा है। तो इसलिए देखना होगा कि उनका रिस्पांस इसलिए होता है कि ईरान की जनता को शांत कर दो, और हकीकत यह है कि इंटरनल सिक्योरिटी तो उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं। तो अभी मैं $100 की बात नहीं करूंगा, तापमान बेकाबू हो जाएगा, अभी मैं इसकी बात नहीं करूंगा, मैं थोड़ा इंतजार करना चाहूंगा। लेकिन ये तो तय कि इस पे तय होगा कि यूएस का रिएक्शन क्या होता है, साथ ही जो हमला अगर मान लो होता है, बदला लेता है, तो किस क्वांटम में होगा, इस पे तय होगा कि क्रूड प्राइस कितना ब्रेकआउट कर सकता है। बिल्कुल, क्या क्वांटम में होता है और उससे फिर क्या टेम्परेचर बढ़ता है। मुझे ऐसा लगता है बदला लेगा, लेकिन अगर इजराइल ये मान के चलता ठीक है हमने कर लिया, इन्होंने बदला ले लिया, बात खत्म हो गई। अगर ये बात खत्म हो जाती, चूंकि हमें नहीं भूलना चाहिए ये चुनाव का वर्ष है, और चुनाव के वर्ष में खासतौर से जो है अमेरिकी राष्ट्रपति, वो उनकी जो लेगेसी है 6 महीने जो उनके पास है, उनकी लेगेसी खराब हो जाए, उसमें दर्ज हो जाए, वो नहीं चाहेंगे। क्योंकि बाइडेन जो है घरेलू नीति से ज्यादा उनका जो अपने पैशन है, जो मोहब्बत है, वो विदेश नीति से है। ओके, तो बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है, बहुत रिस्की सिचुएशन है खाड़ी में, और उसके हिसाब से होगा। तो ये सारी चर्चा, तनुजा सर बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा के हम लोगों को बहुत मदद करते हैं कि ओपन पोजीशन है, इसको हम लोग मार्केट की लैंग्वेज में कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है। अजय जी, कुछ भी हो सकता है क्रूड में, क्योंकि सिचुएशन बहुत टेंस है खाड़ी में। तो ट्रेडर भाई लोग क्या करें, कैसे ट्रेड बनाए, क्या ट्रेड सेटअप बनेगा? नमस्कार नीरज जी। डेफिनेटली पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा है कि मार्केट में काफी अच्छी गिरावट थी, बट अचानक से हमने कल 3.5% की अच्छी खासी तेजी देखी है। एक तरफ हम देख रहे हैं चाइना के जो नंबर्स थे वो कहीं पे भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से गिरावट थी। सप्लाई में कोई ऐसा सीज फायर की बात हो रही है, एकाएक हमने कल का जो ये आउटकम देखा है, इसकी वजह से पूरे सिनेरियो चेंज हो गए। जहाँ पे नाइमेक्स पे अगर हम देखें तो अब 80-81 की तरफ वापस WTI जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और ब्रेंट भी 85-86 के जोन पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है एज ऑफ नाउ। और आज ओपेक से भी मीट होनी है, जहां पे हम देख रहे हैं कि पिछले महीने की मीटिंग में इन्होंने जो प्रोडक्शन कट है वो ईयर एंड और अगले साल तक भी कंटिन्यू किया है। तो मुझे लगता है ये, जैसे तनुजा जी ने कहा कि अगर एस्केलेशन और ज्यादा बढ़ता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है ब्रेंट जल्द 87-88 तक जा सकता है। उसी को देखते हुए डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि लेके काम करना चाहिए। आज भी एमसीएक्स पे हम देख रहे हैं तेजी जारी है, तो करंट लेवल से भी लिया जा सकता है। ऊपर में मुझे लगता है कि 6750 6800 तक का लेवल हम देख सकते हैं कच्चे तेल में। ओके, जतिन, आपको क्या लगता है अगर कोई रिस्की ट्रेडर हो और उसको रिस्क लेने में लगता है इंटरेस्ट है, तो वो एक लॉन्ग पोजीशन लेके बैठ सकता है अच्छे खासे फायदे के लिए? नीरज जी, डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग का जो है रुझान रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक डर है कि ईरान की जो सप्लाई जो है वो कम हो सकती है अगर एस्केलेशन बढ़ती है, तो ऑलमोस्ट 10 to 15% मिनिमम जो है वो सल्फर जो है वो जो अभी उत्पादन है वो कम हो जाएगी, क्योंकि बाकी सारे देश भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे बाद में और एस्केलेशन होती है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है, उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे, लेकिन अब ये चांसेस है। तो यहाँ पर बाइंग का जो मोमेंट है और बढ़ेगा। 6550 6500 ये एक बेस सपोर्ट लेकर चलना चाहिए अभी नेक्स्ट ये वीक के 2 दिन जो बाकी है उसके हिसाब से। और काफी वॉलेटिलिटी वाला वीक रहेगा, मुझे लग रहा है आज का और कल का दिन भी इंटेंस रहेगा ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से। हायर साइड में 6650 पहला टारगेट और 6700 दूसरा टारगेट। इसके लक्ष्य के हिसाब से क्रूड ऑयल के अंदर बाइंग करने की सलाह रहेगी। करंट मार्केट प्राइस और छोटी मोटी डिप मिल जाए तो भी यहाँ पर बाइंग ही करके चलना है। ओके, छोटी मोटी डिप मिले तो बाइंग करके चलें, और थोड़ा सिचुएशन टेंस है तो इसलिए लॉन्ग साइड की ट्रेड बनते हैं, लेकिन बहुत ध्यान रखना चाहिए कि क्या हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक